अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, थलेवा टेक पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तो हम लोग C++ के हवाले से सीख रहे थे। तो ये हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम जो है C++ के इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है चैप्टर 3 से हमने स्टार्ट किए, तो उसके बाद जो कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड दीगर चीज़ें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब C जो है 1980s में बेल लैबोरेटरी में तैयार होने वाली एक लैंग्वेज थी। ये जो है क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में आ जाएं कि किसने बनाई हो, कब बनाई हो, एक हिस्ट्री है इसकी। लेकिन इसकी बनाने का जो है मेन मकसद क्या था, इंडिविजुअल प्रोग्रामर्स को सपोर्ट करता है। यानी कि एक बंदा बैठ के कोई अच्छा सा प्रोग्राम लिख सकता है। अगर इससे पहले वाली जो है असेंबली लैंग्वेज की हम बात करें, तो उसमें अगर हम कोड लिखने बैठ जाएं तो फिर एक जो है मुकम्मल प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल होता था। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता था। कई सारे जो लोग मिल के काम करें तो ही कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर, अच्छा सा प्रोग्राम लिख पाता था। लेकिन C को बनाने का जो है मेन मकसद था कि एक बंदा बैठ के कोई अच्छा सा प्रोग्राम लिख सकें। इसमें जो है ये लैंग्वेज बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि गेम डेवलपमेंट में भी ये इस्तेमाल होती हैं। एंड्रॉयड और ये जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको डेवलप करने में के लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं। तो इसके इस्तेमालात भी बहुत ज़्यादा हैं और ये जो है बेहतरीन एक लैंग्वेज समझा जाता था इंडिविजुअल प्रोग्रामर्स के लिए। लेकिन इस दौर में काफ़ी सारी और भी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आ चुके हैं जो हमारे काम को और भी ज़्यादा आसान करते हैं। जैसे कि गेम अगर हमने कोई बनानी हो तो गेम इंजन्स पड़े हुए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। अगर कोई वेब डेवलपमेंट का काम करना हो, वेब एप्लीकेशन बनानी हो, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, जो है हाई लेवल इसके बाद जो अभी आए हुए लैंग्वेज उसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन ये जो है C लैंग्वेज है, पुराना ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंप्यूटर ने अगर कोई सा भी काम करना हो तो उसे बताना कि तुम ये काम जो है करनी है। जैसे कि कैलकुलेटर एग्जांपल ले लें, तो कोई कैलकुलेटर आपको कैलकुलेशन करके दे रही है, तो उसकी बैक एंड पे कोई प्रोग्राम लिखी होगी। यानी कि किसी ने उस कैलकुलेटर को जिसने बनाया है उसने लिखा हुआ होगा कि यूज़र कोई नंबर देगा। यूज़र यानी कि जो कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर रहा है, वो अगर कोई से भी नंबर देगा और एडिशन पे क्लिक करेगा तो उसके दिए हुए नंबर को ऐड करके वापस उसे रिज़ल्ट देना है। और ये जो ऐड करके रिज़ल्ट कब देना है, जब वो क्लिक करे किस चीज़ पर, इक्वल टू के सिंबल पर। तो इस तरह के लॉजिक्स जो है पीछे क्रिएट किए हुए होते हैं, उस तरह के प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं, तो ही एक जो है सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने करनी क्या है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है कई सारे, एक प्रोग्राम से नहीं कई सारे प्रोग्राम से मिलकर बना है, और हर प्रोग्राम कई सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होते हैं। तो कंप्यूटर जो भी फंक्शनैलिटी जो करता है उसे पहले से कोई प्रोग्रामर लिखा हुआ होता है कि प्रोग्राम ने करना क्या है, सॉफ्टवेयर ने जो है करना क्या है, वो पहले से डिफाइन होता है। अब हम जानेंगे कि कंपाइलर क्या होती है। कंपाइलर जैसे कि हम अब लिख रहे हैं जनाब जो है C++, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स शामिल हो, यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि हम समझ सकता हो ऐसा जो है वर्ड्स लिखा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि हम फ़र्ज़ कर ले गेट कैरेक्टर स्ट्रिंग, इस तरह के math.he। अब मैथ आप खुद समझ लें कि मैथ लिखा हुआ तो इंग्लिश का कोई वर्ड है ना। अब ये कंप्यूटर को किस तरह पता चलेगा भाई कि मैथ जो है क्या है? कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, बाइनरी डिजिट को ही समझता है। तो फिर मैथ को 0 और 1 में कन्वर्ट करना, जैसे कि C आउट को 0 और 1 में कन्वर्ट करना, ये काम कौन करता है? कंपाइलर करता है। अब सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का भी कंसेप्ट आता है। सोर्स कोड क्या होती है? सोर्स कोड वही कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई हो, यानी कि C में लिखी हुई कोड को क्या कहेंगे? सोर्स कोड कहेंगे। यानी कि हम जो अभी कोड लिखने वाले हैं आगे जाके, वो क्या होंगे? सोर्स कोड होंगे। और उसे कन्वर्ट करेगा कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में। ऑब्जेक्ट कोड क्या होती है? ऑब्जेक्ट कोड होती है जनाब 0 और 1, जो कि मशीन को समझ आती हो। सोर्स कोड जो कि इंसान को समझ आती हो, ऑब्जेक्ट कोड जो मशीन को समझ आती हो। कंपाइलर क्या करेगा? सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, ताकि मशीन को समझ आ जाए। ठीक है,
तो अगली चीज़ होती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? हेडर फाइल्स को हम जो है प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ को, पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम जो है प्रोग्रामिंग से हट के अपने रियल लाइफ की कोई एग्जांपल लें तो एक लाइब्रेरी में क्या होगा, बहुत सारी किताबें होंगी फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, ज़िंदगी के जो हर पहलू से रिलेटेड जिस तरह के भी बुक्स होंगे वो सारे होंगे एक लाइब्रेरी में। समझ आई बात? बिल्कुल उसी तरह एक लैंग्वेज में, हमारे इस लैंग्वेज में के जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में प्री डिफाइंड कोड्स पड़े हुए होते हैं। अब हमने जिस कोड को इस्तेमाल करनी है उसका हेडर फाइल देनी होगी। अब मैंने मैथ के बारे में पढ़ना है तो मैं लाइब्रेरी में जाके इंग्लिश की किताब लेके तो नहीं आऊँगा ना, क्या लेके आऊँगा? वहाँ जाके मैथ की बुक ही लेके आऊँगा, तो मुझे मैथ के हवाले से जो है डिटेल्स मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेंगी और मैं मैथ को पढ़ पाऊँगा। तो मुझे मैथ की बुक चाहिए होगी तभी मैं मैथ को पढ़ूँगा। तो मैथ की बुक मुझे कहाँ से मिलेंगे? लाइब्रेरी से, जहाँ पे पढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल उसी तरह सी में मैथ के हवाले से हम कोई कोड लिख रहे हो या फिर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के हवाले से हम कोई कोड लिख रहे हो या फिर स्ट्रिंग के हवाले से या फाइल हैंडलिंग के हवाले से, किसी हवाले से भी हम अगर कोड लिख रहे हो तो उसका प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होता है, यानी कि पहले से बना बनाया लाइब्रेरी होता है। वहाँ से हमने सिर्फ कोड को इस्तेमाल करनी होती है। तो अब मैंने उस कोड को इस्तेमाल करनी है तो मुझे उस जो है लाइब्रेरी की हेडर फाइल को इंक्लूड करनी होगी। जैसे कि मुझे लाइब्रेरी में, रियल लाइफ में लाइब्रेरी में जाके उस बुक को लानी होगी, बिल्कुल उसी तरह हम उस जो है प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने इनपुट आउटपुट हैंडल करना है, यानी कि स्क्रीन पे कुछ चीज़ शो करानी है, यूज़र से इनपुट लेनी है, तो फिर मुझे किस तरह की लाइब्रेरी चाहिए होगी? आईओ स्ट्रीम, यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम चाहिए होगी, तो मैं उसे इंक्लूड करूँगा। अब उसको इंक्लूड करने का हमारे प्रोग्राम में एक मुकम्मल एक सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है, वो जो है यही है। पहले हम हैश लिखेंगे, उसके बाद इंक्लूड, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हमारे जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का नाम, उसके बाद डॉट एच लिखेंगे। आई स्ट्रीम को इस्तेमाल करेंगे तो आई स्ट्रीम डॉट एच, मैथ को इस्तेमाल करेंगे तो मैथ डॉट एच। एक एग्जांपल पढ़ा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो। मैंने ये जो है सी एन डॉट गेट इस्तेमाल किया है। अब मैंने ये जो चीज़ इस्तेमाल की है जो है सी एन डॉट गेट, या अब ये गेट क्या है, काम करता है, इसका जो है पूरा कोडिंग प्रीली डिफाइन होता है, पहले से लिखा होता है। हमने सिर्फ इस फंक्शन को इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसका पूरा जो है काम क्या करनी होती है वो चीज़ें लिखी हुई होती है, हमने सिर्फ इस्तेमाल की है। अब होता है जी रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होती है? रिजर्व वर्ड तमाम वो वर्ड्स, वो कीवर्ड्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसी लैंग्वेज को ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड कहते हैं। जैसे कि हम सी में कोड करेंगे तो फिर उसका जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लूड लिखा हुआ है, ये फिर क्या करता है? हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल में आता है। तो ये किस चीज़ को चाहिए होगा? हमें तो क्या चाहिए? हेडर फाइल के अंदर मौजूद वो कोड पड़ा हुआ है वही चाहिए ना। अब उसको लाने के लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, तो ये जो है हैश, इंक्लूड वगैरह किस चीज़ को चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चाहिए। तमाम वो वर्ड्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चाहिए होता है उसे कहते हैं रिजर्व वर्ड, जो लैंग्वेज ने रिजर्व किए हुए हो। इस तरह के जो है वर्ड्स को हम बाद में अपने जो है वेरिएबल के नेम के तौर पर या फंक्शन के नेम के तौर पर या फिर क्लास के नेम के तौर पर या किसी भी आइडेंटिफायर के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड हम जो है वेरिएबल, किसी भी बस आइडेंटिफायर के तौर पर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर यानी कि फंक्शन नेम, जो क्लास नेम और ये वेरिएबल नेम, इस तरह की चीज़ों के लिए हम रिजर्व वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सी में 80 अबव रिजर्व वर्ड मौजूद हैं। अब अगला चीज़ आता है कि स्ट्रक्चर या सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। स्ट्रक्चर क्या होता है जनाब? सिंटैक्स क्या होता है? हम मानो कि हम इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं तो फिर उसको लिखने का, इंग्लिश में बात करने का भी कोई ख़ास तरीका होता है ना, कि ग्रामर होता है, कि सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ही हम लिखेंगे ना। बिल्कुल उसी तरह अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो है प्रोग्राम लिखने वाले हैं तो फिर उसका भी कोई सेट ऑफ रूल है, उसी को फॉलो करके हम अपनी कोड लिखेंगे। अब ये जो पहला लाइन है मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हेडर फाइल इंक्लूड करने का एक तरीका है। हैश इंक्लूड, उसके बाद हेडर फाइल का नाम डॉट हैश लिखेंगे। और उसके बाद जो अगला लाइन है हमारा ये रहा वाइट मेन का, ये जो हमारा मेन मेथड है, मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमारे तमाम कोड्स लिखे हुए होंगे। मेन फंक्शन के जो प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा तो पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा, उसके बाद हमारे मेन फंक्शन को ही रन करेगा, ठीक है। तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार कापी पे लेके, आगे जाके हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। वैसे याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी
अब कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स क्या होती है बिना जनाब? कमेंट्स होती हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जब लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है हमारा C++ का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो ये मेन जो बॉडी है, मेन मेथड है ना, मेन फंक्शन है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? ब्लॉक ऑफ कोड। मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे? ये आप लोगों को बताने के लिए कि इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है, इसके बीच में जो कुछ भी होगा वो हमारा कोडिंग होगा। ये आप लोगों को बताने के लिए मैंने लिखा है ना। बिल्कुल उसी तरह कमेंट्स का काम ये होता है कि ये प्रोग्रामर को बताता है या फिर हमें खुद बताता है कि ये जो लाइन क्या काम करने वाला है। यानी कि जब एग्जीक्यूट होगा हमारा प्रोग्राम तो कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा, मतलब कंपाइलर इसे ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोड नहीं समझेगा। ये समझेगा कि इसने अपने लिखा है, इसीलिए इसे स्किप करके आगे जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल दूं तो किसी के जो फ़ोटोज़ को आप फेसबुक पे लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, यूट्यूब की वीडियोस को आप कमेंट्स करते हो, तो कमेंट्स क्या होती है वहाँ पे? यानी कि हम उस वीडियो के हवाले से बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे ये कमेंट्स क्या करते हैं कि हमने ये प्रोग्राम क्यों लिखा है, ये लाइन क्यों लिखा है, ये चीज़ें हम लिखेंगे तो फिर कमेंट्स को इस्तेमाल करके लिखेंगे। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या होता है भाई? अब ये तो हमने एग्जीक्यूट करानी नहीं है, तो फिर हम ये क्यों लिखेंगे? हम ये इसलिए लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें आप जो है आपने एक जो है 1000 लाइन या फिर 500 लाइन या 300 लाइन की एक प्रोग्राम बनाई है, एक हफ़्ता गुजर गया या एक महीना गुजर गया, उसके बाद आप दोबारा उस प्रोग्राम को ओपन करते हो तो आपको वो जो है प्रोग्राम समझ नहीं आती। अक्सर यही होता है कि मुकम्मल तौर पर हम उस जो है प्रोग्राम को समझ नहीं पाते, हालांकि हमने खुद लिखी हुई होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो हम कमेंट्स लिख के रखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये क्या काम करने वाला है, ये लाइन क्या काम करने वाला है, ये प्रोग्राम टोटली हमने किस लिए बनाई थी, ये तमाम डिटेल हम लिख के रखेंगे उसी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है कि ये प्रोग्राम क्या काम करने वाला है वो लिख के रखेंगे। किसके ज़रिए? कमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए। कमेंट्स की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स, एक मल्टी लाइन कमेंट्स। अब सिंगल लाइन कमेंट्स एक ही लाइन लिखना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही लाइन में लिखा हुआ है ना, तो इस लाइन को मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा कंपाइलर इग्नोर करके चला जाए, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? कमेंट्स लिखूँगा। ठीक है, तो फिर ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अब मैंने एक लाइन से ज़्यादा लिखना हो तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे स्लैश के बाद स्टेरिक लगाऊंगा, लास्ट में भी स्लैश के बाद स्टेरिक लगाऊंगा। बीच में जितने भी लाइन्स हमारे कमेंट्स के बनते हैं, यानी कि ये प्रोग्राम क्या काम करने वाले, इस तरह की डिटेल के हवाले से लिखते हैं, तो वो होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। ये एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट्स करने की सलाहियत रखता है। अब जो है हमारा वक्त शायद ख़त्म हो गया, तो शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन बनता है तो कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ आपकी कमेंट्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह।